ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जब बोलना चाहिए तब चुप रहना घातक हो सकता है, और जब चुप रहना चाहिए तब बोलना फिजूल है। कन्फ्यूशियस ने ये बात कही है। अंतरिक्ष के रहस्य और जीवन की खोज। आजकल खूब अंतरिक्ष की बातें हो रही है ना, अंतरिक्ष में खूब लोग भी भेजे जा रहे हैं ना, हमारे देश के एक शुक्ला भी जा रहे हैं। तो आप देखिए, सृष्टि के निर्माण के समय से ही अंतरिक्ष रहस्यों का विषय बना हुआ है। मानव ने भले ही चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों पर तक पहुंच बना ली, लेकिन अंतरिक्ष में पल पल घट रही अद्भुत और विस्मयकारी घटनाओं एवं पृथ्वी से इतर जीवन की संभावनाओं तथा गहराइयों को जानने समझने में अभी वक्त लगेगा। उड़न तस्तरी एलियन को लेकर कई तरह के किस्से सुनने को मिल जाते हैं, और कोई दो मत नहीं है कि अंतरिक्ष का रहस्य रोमांच से भरपूर है। और आप देखिए, उसमें भी यह है कि क्या धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन है, और इसको लेकर एक नई खोज ने अंतरिक्ष विज्ञान जगत को उम्मीदों की नई रोशनी दी है। और आप देखते हैं कि दरअसल 60 के दशक में अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र के रेडियो एंटीना रिसीवर ने पक्षियों की चहचहाट सुनी, जिन्हें कोरस वेव्स कहते हैं। नासा के जुड़वा अंतरिक्ष यान वैन एलन प्रोब्स के रेडिएशन बेल्ट में भी ये आवाजें सुनी गई थी। बाद में वर्ष 2015 में नासा के ही एक उपग्रह ने भी ऐसी तरंगों को रिकॉर्ड किया। ऐसी रहस्यमयी आवाजें, रेडियो सिग्नल, तैरते हुए पानी का विशाल भंडार दिखना, अंतरिक्ष यात्रियों का एक दिन में कई बार सूर्योदय सूर्यास्त देखना सचमुच रोमांचकारी है। वैज्ञानिक इन रहस्यों को समझ पाते हैं। इसी बीच कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने भी पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली खोज और तथ्यों से चकित कर दिया। उनकी इस खोज पर पूरी दुनिया में चर्चा है। उनका दल ऐसे रहस्यों को खोज रहा है जो सदियों पुराने हैं। देखिए, नासा की बात करें तो जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब अंतरिक्ष क्या है आखिर, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अंतरिक्ष पृथ्वी से परे आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद विस्तार को कहते हैं। एक तरह से इस धरती से बहुत दूर एक बाहक ग्रह मिला, और जिसे K2-18b नाम दिया गया। यह वरुण से छोटा है। एक लाल तारा भी मिला जो सूर्य से आकार और द्रव्यमान में बहुत छोटा, ठंडा और नारंगी रंग का है। ऐसे तारे सबसे आम और सबसे लंबे समय तक जीवित रहते वाले होते हैं। कैम्ब्रिज के खगोल शास्त्री मधुसूदन और उनके दल के पास ऐसे पुख्ता आधार हैं जिनमें वहां ऐसे अणुओं के संकेत मिले जिनका अब तक केवल पृथ्वी पर ही मिलना संभव समझा जाता था। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ये केवल साधारण सूक्ष्म जीवों से ही पैदा होते हैं। K2-18b आकार में पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा और 700 ट्रिलियन मील दूर है। यह भी ऐसा वाह्य ग्रह है जो अन्य पिंडों की तरह परिक्रमा करता है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि सुदूर अंतरिक्ष के उस वातावरण के 2 अणुओं में से एक में रासायनिक छाप है जो ऐसे अर्ध रसायनों की विशेषताओं को दर्शाते हैं। इनमें उनके मूल या फिर सर्वव्यापी यौगिक भी शामिल होते हैं। इनके निर्माण की विशेषता यह है कि ये पौधों और प्लवक यानी कीटों के बीच की अंतःक्रिया से ही बनते हैं। स्वाभाविक है कि वहां जीवन के बिना ऐसा हो पाना संभव ही नहीं होगा। इसलिए इस शोध या फिर खोज को लेकर दुनिया उत्साहित है। नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित इस बाह्य ग्रह की खोज से और चौंकाने वाले तथ्यों का पता लगने की संभावना है। खोजकर्ताओं को यहाँ डाईमेथाइल सल्फाइड नाम से की गैस मिली, और यह गैस आप देखते हैं कि धरती पर केवल जैविक प्रक्रिया से बनती है। इससे लगता है कि उस ग्रह पर जीवन के होने की संभावनाएं प्रबल हैं। और यह रसायन आप देखते हैं कि क्या एक कार्बनिक यौगिक है जो ज्वलनशील, रंगहीन और तरल होने के साथ गंध से युक्त होता है। यह कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में एक उपयोगी रसायन है, जैसे पेट्रोलियम शोधन और एथिलीन उत्पादन। कुछ शोधों में इसे एलियन रूपी जीवन के संकेत के रूप में भी देखा गया है। इससे के पुष्ट कारण भी है, क्योंकि यह पृथ्वी पर केवल जीवित जीवों द्वारा निर्मित होता है। इस खोज से ऐसे ग्रहों के भी रहस्य खुलने का इंतजार है जहां महासागर जैसा जलमग्न वातावरण और हाइड्रोजन से लवरेज भरपूर वायुमंडल हो। ग्रह के वायुमंडल संरचना और उसमें जीवन की संभावना पर केंद्रित खगोल शास्त्री मधुसूदन की खोज ने अब तक के सारे कयासों और मिथकों से
अलग वास्तविकता तथा वैज्ञानिक आधारों को बल दिया है। उन्होंने ही हाइजीन वर्ल्ड शब्द सुझाया और जिसका तात्पर्य है कि ऐसे ग्रहों पर हाइड्रोजन युक्त वातावरण और तरल पानी के महासागर होते हैं। दूसरे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ऐसे ग्रहों पर सूक्ष्म जीवों के लिए भी जी पाना संभव है। इस खोज के निष्कर्ष तक पहुंचने में 2-3 वर्ष और लग सकते हैं। दुनिया को इसका बेसब्री से इंतजार है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में भारतीय मूल के वैज्ञानिक मधुसूदन उस जटिल और अनसुलझे सवाल को हल करने में जुटे हैं जिसका जवाब मानव सदियों से खोज रहा है। और यह सवाल हमेशा उठता रहा है कि क्या एलियन वाकई में लगता है यह खोज इस जटिल और अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठा सकती है। मधुसूदन की इस खोज की चर्चा दुनिया भर में हो रही है और इससे पता चलता है कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कमी तो उन्हें तराशने व प्रतिभा पलायन को रोकने की है। अंतरिक्ष में जीवन की संभावना को लेकर पहले भी खोज दावे किए जाते रहे। वर्ष 2015 में नासा ने ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेटरीज की मदद से अनुमान लगाया था कि मंगल ग्रह पर प्राचीन समुद्र में पृथ्वी के आर्कटिक महासागर से भी ज्यादा पानी था। करीब 300 साल पहले यह समुद्र गायब हो गया था और इसका करीब 87% पानी गुम हो गया। संभव है कि यह पानी खनिजों में मिल गया हो या फिर अंतरिक्ष में उड़ गया हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां पानी होता है वहां जीवन की पर्याप्त संभावना होती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए पिछले आप देखते साल एक बाह्य ग्रह की खोज की थी और वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम LHS 1140b रखा। इस पर भी पानी होने और जीवन के लिए पृथ्वी जैसी स्थितियां होने के संकेत मिले हैं। इसी तरह हवाई विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक दल ने अपने अध्ययन में दावा किया कि शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की ऊपरी ठोस सतह के नीचे मेथेन गैस दबी है। अब तक अध्ययन में पृथ्वी के बाद यह एकमात्र ऐसी जगह मानी जा रही है जहां वातावरण मौजूद है और तरल पदार्थ नदियां, झीलों और समुद्रों के रूप में मौजूद हैं। अध्ययन में संभावना जताई गई है कि टाइटन पर किसी न किसी रूप में जीवन मौजूद हो सकता है। क्या हो सकता है? मौजूद हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। इसमें ये विचारों में गुम चेतना, हम कितनी बार किसी जगह पर होते हुए भी वहां मौजूद नहीं होते हैं। कई बार हम दफ्तर से घर तो आ जाते हैं लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित रहते हैं। परिवार में होते हुए भी उनके साथ नहीं होते हैं। ऐसा ही होता है, कोई किताब पढ़ते शब्द आंखों के सामने से गुजर जाते और हम मर्म को समझे बिना पन्ने पलटते रहते हैं। कई बार मैं कहता हूं ना कि आप लोग कोचिंग में हैं लेकिन हकीकत में कोचिंग में नहीं है। आपका मन कहीं और ही जा रहा है, आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। आप केवल शरीर से कहाँ कोचिंग में बैठे हुए हैं, पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि भोजन तो खत्म हो जाता है लेकिन हमें याद ही नहीं रहता है कि उसका स्वाद कैसा था। ऐसा भी होता है कि हम किसी से बात तो कर रहे होते हैं लेकिन सच में सुन नहीं रहे होते हैं। खुशियों के पलों में भी हम पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाते हैं। किसी हंसी मजाक में हिस्सेदार होकर भी खुश नहीं होते हैं। इसी तरह रात को सोने के लिए बिस्तर पर तो चले जाते हैं और आंखें मूंद लेने के बावजूद सो नहीं पाते हैं। ये सब सामान्य स्थितियां तो नहीं है लेकिन आखिर हम कहाँ गुम रहते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिससे कभी ना कभी और कोई ना कोई जरूर सामना करता है। अगर हम गौर करें तो इन स्थितियों के पीछे बड़ी वजह मन का भटकाव और वर्तमान से हमारा टूटता जुड़ाव है जो अनावश्यक और अत्यधिक सोचने से होता है। हमारा दिमाग अक्सर दो दुनिया के बीच झूलता रहता है। एक वह जहां हम सच में हैं और दूसरी वह जहां हमारी चिंताएं हमें खींच ले आती हैं। बीती हुई घटनाएं और आने वाले कल की चिंता सब मिलकर हमारे जीवन को छीन लेती हैं। मनोवैज्ञानिक चिंता में खुलने या सोचने की तुलना दलदल से करते हैं जो हमें अनिश्चितता और भय की ओर ले जाती हैं। हम अपने मन के भीतर गूंज रही धारणाओं और कल्पनाओं से ही उलझे रहते हैं। भीड़ भरा मस्तिष्क शांत चित्त के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। हम प्रायः अपने भीतर ही गुम रहते हैं। ज्यादातर लोग अनावश्यक सोचने की अवस्था में दिन का अधिकांश हिस्सा बिताते हैं। अनावश्यक किसी विषय पर सोचते रहना हमारा समय ही व्यर्थ करता है। जोसेफ नूयन अपनी पुस्तक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में जोर देकर कहते हैं कि हमारा सोचते रहना हमारी चिंता की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल हम चिंताओं में उलझकर शांति, प्रेम, संतुष्टि, आनंद जैसी कीमती रत्नों को धूमिल कर देते हैं जबकि ये रत्न हमें स्वाभाविक रूप से मिले हैं। हम चिंता में डूबे रहते हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती और अब देखते हैं कि ये बल्कि ये बढ़ाती हैं। इस सच्चाई की पुष्टि कबीर के दोहरे से की जा सकती है। चिंता बाकी कीजिए, जो अनहोनी होए होनी नहीं, होनी है सो होए। यानी जो कभी होना ही नहीं उसकी चिंता कैसे, और जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। यही जीवन का सत्य है। जिस पर हम सोचना कम करते हैं उसी पल हमारी खुशी शुरू हो जाती है। असल में हम अपनी सोच की
निर्मित दुनिया में जीते हैं, जहां हर भावना, हर अनुभव हमारे सोचने का प्रतिबिंब होते हैं। हम सिर्फ वही महसूस करते हैं जो हमें सोच रहे होते हैं। सोच विचार वास्तविकता नहीं है, लेकिन इन्हीं के जरिए हमारी वास्तविकताएं निर्मित होती हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल दें तो वास्तविकता भी बदल जाती है। अगर हम किसी स्थिति को सकारात्मक रूप से देखें तो वह हमें आशा और प्रेरणा दे सकती है, लेकिन वही स्थिति अगर नकारात्मक सोच के साथ देखी जाए तो निराशा और भय उत्पन्न करती है। ये दुनिया एकदम शीश महल की तरह है जहां लाखों शीशे जड़े हैं। अगर हम खुश रहते हैं तो शीशे में बनने वाली हर एक छवि मुस्कुराती दिखती है और सकारात्मक ऊर्जा देती है। इसके विपरीत अगर हम उदास या चिंतित होते हैं तो शीशे में बनने वाली प्रत्येक छवि मायूस करने वाली होती है और नकारात्मकता भी हमारी चारों ओर से घेर लेती है। यह संदर्भ जीवन के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसे हम प्रतिध्वनि का नियम कह सकते हैं। हमारी सोच, भावनाएं और कर्म हमें उसी रूप में लौट कर मिलते हैं। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन और परिवेश भी सकारात्मक और आनंदमय बन सके। वर्तमान वह एकमात्र समय है जहां हम वास्तविकता को देख सकते हैं। इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध ने कहा, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। हम वास्तविकता के नहीं, सोच विचार के संसार में उलझे रहते हैं जो चिंता, तनाव, कुंठा, क्रोध, आत्मशंका को बढ़ाती है। जीवन में दुख, दर्द और समस्याएं आती रहती हैं जो स्वाभाविक हैं। इनसे बचना संभव नहीं है, लेकिन इनसे मिलने वाली कष्ट से बचा जा सकता है, क्योंकि यह हमारी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जब हम किसी दुखद परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, धैर्य और समझदारी से उसका सामना करते हैं, तो हम कष्ट को न्यूनतम कर सकते हैं। कायदे से देखें तो यह बहुत आसान तरीका है, क्योंकि सच सरल ही होता है। देख रहे हो, बाकी आप लोग समझदार हैं। देखिए, इसकी ये टिप्पणियां हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है टेलीग्राम पर, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये पाक फिर वे नकाब, ये हमारा पड़ोसी है ना पाकिस्तान, इसी की बात हो रही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। पाकिस्तानी आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह है। वह न सिर्फ पनाह देता है बल्कि आतंकियों की फौज तैयार कर उनका वित्त पोषण भी करता है। वहां की सेना और खुफिया एजेंसी ISI इन आतंकियों को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों को सबूत के साथ उजागर कर चुका है। इसके बावजूद वह आतंकवाद से अपने जुड़ाव को हमेशा नकारता रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला सीमा पार प्रायोजित था। घटना की जांच के बाद मिले सबूत इसकी गवाही देते हैं। अब वैश्विक निगरानी संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्बल के एक बयान से भी इसकी पुष्टि हो गई है। उसने 2 टूक कहा है कि पहलगांव आतंकी हमला वित्तीय मदद के बिना संभव नहीं था और इससे पाकिस्तान आतंकियों की धन बल से मदद करने के मामले में एक बार फिर बेनकाब हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब राज्य प्रायोजित आतंकवाद की अवधारणा को FATF ने वित्त पोषण स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। और देखिए, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों को पैदा करता है, एक तरह से वहां फैक्ट्री है आतंकियों की। वित्तीय कार्यवाही कार्बल का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने पहलगांव हमले के बाद पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके उपरांत भारत के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने कई देशों में जाकर पाकिस्तान आतंकियों के गठजोड़ को उजागर किया। वैश्विक निगरानी संस्थान ने भले ही अपने बयान में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि आतंकियों को कौन वित्तीय मदद मुहैया कराता है। FATF विभिन्न देशों में जांच का दायरा बढ़ाएगा ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि किन देशों में आतंकी वित्त पोषण हो रहा है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जांच के बाद इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। अगर रिपोर्ट तैयार करने में निष्पक्ष पारदर्शी प्रणाली अपनाई गई तो पाकिस्तान की असलियत फिर जग जाहिर होगी। भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। भारत अब इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान का नाम फिर से FATF की ग्रे सूची में डाला जाए। इस सूची में शामिल होने वाले देशों में आतंकी वित्त पोषण, धन शोधन जैसे मामलों की निगरानी की जाती। पाकिस्तान को कई बार इस सूची में शामिल किया गया, मगर सवाल यह है कि सब कुछ जानते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थान पाकिस्तान पर मेहरबानी क्यों किए हुए हैं। जुलाई 1944 में हुई थी इनकी स्थापना और वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, विश्व बैंक का भी और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन दोनों वैश्विक संस्थाओं ने भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को बड़ी राशि कर्ज के रूप में मंजूर की थी। अगर वैश्विक संस्थाएं वास्तव में आतंकवाद के खात्मे को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें सबसे पहले आतंकियों की मदद करने वाले देशों को चिन्हित कर उनकी वित्तीय व अन्य सहायता रोकनी चाहिए। सिर्फ आतंकवाद की निंदा करके ही करने से कुछ नहीं हासिल होगा। इसके लिए सही मायने में धरातल पर काम करने की जरूरत है। और उस समय आप देखते हैं कि इन्हें पाकिस्तान को मदद नहीं मिलनी चाहिए थी जब भारत से उसका युद्ध चल रहा था, लेकिन IMF और विश्व बैंक ने दिया भी। मनमानी के विरुद्ध आप देखते हैं कि देश में बौद्धिक विमर्श की क्या कोई गुंजाइश है या नहीं। अगर है तो फिर अभिनेता कमल हसन की फिल्म ठग लाइव का विरोध क्यों? क्या आप देखते हैं कि क्या
क्या आप देखते हैं सिर्फ इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जो लोगों को पसंद नहीं आया। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि विरोध के बजाय इसे बौद्धिक बहस के तौर पर लिया जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड ने प्रमाणित होने के बाद भी इस फिल्म के प्रदर्शन को जिस तरह रोका गया उससे समझा जा सकता है कि विमर्श की कितनी जगह बची है। सहमति और असहमति के बीच संवाद भी एक रास्ता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभिनेता ने कुछ असुविधाजनक कहा तो वह अंतिम सत्य तो नहीं था। लोगों को अलग अलग विचार रखने का अधिकार है, मगर इस वजह से फिल्म का प्रदर्शन रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी राज्य सरकार के मौखिक निर्देश और पुलिस की मदद से जिस तरह फिल्म के प्रदर्शन को रोका गया उससे कई सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लोगों को फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं तान सकते हैं। फिल्मों विचारों के माध्यम से अभिनेता कमल हासन अपनी बात मुखर होकर रखते रहे हैं। एक से बार वे विवादों में तब घिरे जब उन्होंने अपनी फिल्म ठग लाइव का ऑडियो जारी करने के समय कन्नड़ भाषा पर टिप्पणी की। इसका राज्य में तीखा विरोध हुआ। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहां तक कह दिया कि जब तक कमल हसन माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनकी फिल्म राज्य में प्रदर्शित नहीं होने दी जाएगी। हालांकि 5 जून को फिल्म देश भर में प्रदर्शित हो गई, लेकिन कर्नाटक ने इसे रोक दिया। शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकार से इसकी न केवल वजह पूछी बल्कि यह भी कहा कि फिल्म देखने से रोकने के लिए नैतिकता के कथित पहरेदारों को सड़क पर कब्जा या हंगामा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। निसंदेह विरोध के डर से राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्व से मुकर नहीं सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट हमारे देश क्या कि सर्वोच्च अदालत तो है, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखिए, एक कर्नाटक है, एक तमिलनाडु है, एक केरल आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं।